हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समृद्धि सोशलॉजी क्लासेस में। आज की क्लास में हम नातेदारी के संबंध में चर्चा करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। नातेदारी जो है इंग्लिश में से किनशिप के नाम से जाना जाता है। मनुष्य समाज में जब जन्म लेता है तो अनेक लोगों से जुड़ जाता है, अनेक लोगों से संबंधित हो जाता है। इन संबंधों में दो प्रकार के संबंध होते हैं, एक तो रक्त के आधार पर जो संबंध बनते हैं वो संबंध, और दूसरे जो विवाह के आधार पर बनते हैं वो संबंध। और जो रक्त और विवाह के आधार पर संबंध बनते हैं ये संबंध अन्य संबंधों की अपेक्षा स्थायी होते हैं, घनिष्ठ होते हैं। और इन संबंधों का निर्माण मानव द्वारा की जाने वाली सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम है। जिन विशिष्ट सामाजिक संबंधों द्वारा मनुष्य बंधे होते हैं और जो संबंध समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं उन्हें ही हम नातेदारी के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे नातेदारी की अर्थ और परिभाषा के संबंध में। तो नातेदारी का अर्थ और परिभाषा देख लेते हैं। चार्ल्स विनिक कहते हैं कि नातेदारी को परिभाषित करते हुए उन्होंने लिखा है कि संगोत्रता, जिसको नातेदारी बोलते हैं, व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ सकते हैं जो कि अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित है। तो जिसका की वर्ड है इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, अनुमानित और वास्तविक वंशावली की बात जो कौन करता है, चार्ल्स विनिक करते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड जो डेफिनेशन है आपकी वो रेडक्लिफ ब्राउन की है। तो देखिए ये अपनी परिभाषा में बताते हैं कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है और जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार है। ये परिभाषा आपकी रेडक्लिफ ब्राउन ने दी। तीसरी परिभाषा आपकी लूसी मेयर जो देते हैं वो है, बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है। ये परिभाषा लूसी मेयर की है, छोटी है, इसमें जैविक शब्दों को आप कीवर्ड मान सकते हैं। उसके बाद रॉबिन फॉक्स की एक परिभाषा है, नातेदारी केवल मात्र स्वजन अर्थात वास्तविक ख्यात अथवा कल्पित समरक्तता वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है। तो इस प्रकार से आपकी 4 पार्ट डेफिनेशन है, 4 है, इनको लर्न कर लीजिए। फिर उसके बाद इस प्रकार नातेदारी में उन व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं जिनसे हमारा संबंध वंशावली के आधार पर, मतलब वंश के आधार पर जुड़ा हो। जैसे हमारे दादा हो गए, हमारे चाचा हो गए, हमारे पिता हो गए, फिर उसी आधार पे वंश के आधार पर जो जुड़ा होता है। वंशावली संबंध परिवार से पैदा होते हैं एवं परिवार पर ही निर्भर है। ऐसे संबंधों को ऐसे संबंध जो होते हैं उनके लिए समाज की स्वीकृति परम आवश्यक है। अब चर्चा करेंगे हम लोग नातेदारी की विशेषताओं के संबंध में। तो देखिए नातेदारी की विशेषताएं निम्नलिखित है। नातेदारी समाज में स्वीकृत संबंधों की एक व्यवस्था है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है, नातेदारी में 2 प्रकार के संबंध होते हैं, हमने बताया, रक्त के आधार पर बने हुए और विवाह के आधार पर बने हुए। तो नातेदारी में रक्त और विवाह दोनों प्रकार के संबंध आते हैं। अब इसमें तीसरी जो विशेषता है, नातेदारी में गोद लिए हुए बच्चे भी शामिल होते हैं। मतलब अगर किसी को गोद लिया गया है तो वो भी नातेदारी में शामिल होगा। फिर चौथा जो है इसमें विशेषता, नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मान्य सामाजिक संबंध हैं। इस प्रकार से 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं इनकी। फिर उसके बाद चर्चा करेंगे नातेदारी के प्रकार के संबंध में। तो रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार नातेदारी का निर्माण 2 आधारों पर होता है। देखिए हमने अभी ऊपर भी चर्चा करी, बताया अभी कि रक्त के आधार पर बनते हैं, विवाह के आधार पर बनते हैं। तो ये क्या चीज़ है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए रेडक्लिफ ब्राउन है, तो रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा है कि नातेदारी का निर्माण 2 आधार पर होता है। कभी कभी पूछ लेते हैं रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार नातेदारी का निर्माण कितने आधार पर होता है, तो 2 आधार पर होता है, इसको ध्यान रखिए। उसके बाद है, पहला जो है वो है आपका विवाह संबंधी नातेदार और दूसरा है रक्त संबंधी नातेदार। अब विवाह संबंधी जो नातेदार होते हैं वो विवाह के समय या विवाह के बाद बनते हैं, और रक्त संबंधी नातेदार में ब्लड रिलेशन होता है, जन्म से ही व्यक्ति उनसे संबंधित रहता है। विवाह संबंधी नातेदार की चर्चा यहाँ पर करेंगे। इस प्रकार की नातेदारी में विवाह संबंधियों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे पति पत्नी हो गए, साला हो गई, सास हो गई, ससुर हो गए,
ठीक है। इस प्रकार के संबंध जो विवाह के बाद आपके बनते हैं तो वो आपके विवाह संबंधी नातेदारी में आ जाते हैं। और फिर उसके बाद है रक्त संबंधी नातेदार। तो रक्त संबंधी नातेदार में इस प्रकार की नातेदारी में रक्त संबंधियों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे माता पिता व संतान, भाई बहन, दादा दादी आदि। समाजशास्त्र में जो गोद ली हुई संतान है उसको भी शामिल किया गया है रक्त संबंधी नातेदारों में। ठीक है, इसको भी देख लीजिए, इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। समाजशास्त्र में गोद ली हुई संतान को रक्त संबंधी माना गया है। फिर उसका चर्चा करेंगे नातेदारी की श्रेणियों की। तो नातेदारी की श्रेणियाँ संपर्क के आधार पर, निकटता व घनिष्ठता के आधार पर जीपी मर्डॉक ने इसे 3 आधारों पर वर्णित किया है। नातेदारी की श्रेणियों को उन्होंने 3 भागों में बांटा है, प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार और तृतीयक नातेदार। तो ये मर्डॉक का है। फिर आगे आप मार्गन का भी पढ़ेंगे। तो लेकिन मर्डॉक ने 3 भागों में बांटा है, प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार और तृतीयक नातेदार। देखिए, प्राथमिक नातेदार इन्होंने 8 प्रकार के बताए हैं और प्राथमिक नातेदार जीपी मर्डॉक ने 8 प्रकार के बताए हैं, द्वितीयक नातेदार 33 प्रकार के बताए हैं और तृतीयक नातेदार 151 प्रकार के उन्होंने बताए हैं। तो जिनसे हमारा सीधा संबंध होता है, एक परिवार में 8 प्रकार के प्राथमिक संबंधी हो सकते हैं। इनमें 7 रक्त से संबंधित होते हैं, जिस प्रकार से हमने बताया कि रक्त संबंध और विवाह के संबंध पर नातेदारी बनती है। तो 7 जो संबंधी होते हैं वो रक्त के आधार पर बन सकते हैं और एक संबंध विवाह के आधार पर बनता है। तो उसमें इन्होंने बताया है, जैसे पिता पुत्र हो गया, पति पत्नी हो गई, माता पुत्र हो गया, माता पुत्री हो गई, भाई भाई हो गया, भाई बहन हो गई और बहन बहन। ये संबंध जो है आपकी रक्त के आधार पर बनते हैं, ये रक्त संबंधी हैं। लेकिन पति पत्नी का एक प्राथमिक संबंध है, वो विवाह पर आधारित है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे प्राथमिक नातेदार की संख्या 8 है, तो उनमें कौन से नातेदार जो हैं, रक्त संबंधी कितने नातेदार हैं और विवाह संबंधी कितने नातेदारों को शामिल किया गया। तो रक्त संबंधी आपके 7 है और विवाह संबंधी 1 है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो है आपका द्वितीयक संबंधी। तो द्वितीयक संबंधों में हम चर्चा करेंगे वे व्यक्ति जो प्राथमिक के प्राथमिक होते हैं। जैसे मान लीजिए जो प्राथमिक संबंधी हमारे हैं, जैसे माता पिता, तो प्राथमिक के माता पिता, प्राथमिक के प्राथमिक कौन हुए, दादा दादी हमारे हुए, क्योंकि वो उनके माता पिता हैं। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है। वे व्यक्ति जो प्राथमिक के प्राथमिक होते हैं, इन्हें द्वितीयक संबंधी कहा जाता है। मर्डॉक ने 33 प्रकार के द्वितीयक नातेदारी संबंधों का उल्लेख किया है। जैसे पिता के पिता हो गए, दादी हो गई, चाचा हो गए। भाई हमारे पिताजी का जो चाचा के साथ है वो तो उनका प्राथमिक संबंध है ना, भाई भाई का, लेकिन हमारे लिए वो द्वितीयक हो गए। मामा हो गए, नाना नानी, मौसी, बुआ, ये सब आपके द्वितीयक संबंधों के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अब चर्चा करेंगे तृतीयक संबंधी पे। तृतीयक संबंधी में किनको शामिल किया जाता है। जीपी मर्डॉक ने तृतीयक संबंधी जो नातेदारी है उसमें 151 प्रकार को शामिल किया है। देखिए, वे व्यक्ति जो द्वितीयक के प्राथमिक संबंधी होते हैं, मतलब द्वितीयक संबंधी जो हमारे हैं उनके प्राथमिक संबंधी होते हैं, उन्हें हम तृतीयक संबंधी नातेदार कहते हैं, ये कहा जाता है। मर्डॉक ने इनकी संख्या 151 बताई है। जैसे हमारे मामा, चाची, फूफा, मौसा, साढ़ू, ससुर का भाई आदि, ये सब इसमें शामिल किए गए हैं। उसके बाद नातेदारी की संज्ञाएं या शब्दावली के नाम से इसको जाना जाता है। तो लुइस हेनरी मॉर्गन ने नातेदारी शब्दावलियों को व्यवस्थित अध्ययन किया है और न्यूयॉर्क की इराक्यूस जनजाति पर किए गए अध्ययन में उन्होंने बताया कि नातेदारी के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला है आपका वर्गात्मक नातेदारी और दूसरा है विवरणात्मक नातेदारी। वर्ग का मतलब एक निश्चित समूह से होता है। तो वर्गात्मक नातेदारी के अंतर्गत एक शब्द, ऐसा शब्द चुनेंगे जो कई लोग, मतलब जिससे हम कई लोगों को संबोधित कर सके। जैसे अंकल हो गया, आंटी हो गया, ये हम किसी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, अंकल आंटी। तो ये आपकी वर्गात्मक नातेदारी के अंतर्गत आती है। देखिए, इसमें देखते हैं क्या है। जिन नातेदारी शब्दों का प्रयोग एक से अधिक नातेदारों के लिए किया जाता है, जैसे अंकल,
शब्द बहुत लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। आजा शब्द का प्रयोग माँ, चाची, मौसी के लिए, आपू शब्द का प्रयोग पिता, चाचा और मौसा के लिए किया जाता है। अब चर्चा करेंगे विवरणात्मक नातेदारी के संबंध में। तो देखिए, विवरणात्मक जो नातेदारी होती है तो ये दूसरे प्रकार की है। जब किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे विवरणात्मक नातेदारी के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे पिता, पुत्र, पत्नी, माँ आदि, इनको इन्हीं नामों से जाना और समझा जाता है, इसलिए विवरणात्मक नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है नातेदारी की रीतियाँ। देखिए, नातेदारी की रीतियों में निम्नलिखित प्रकार की रीतियों को शामिल किया गया है, जैसे परिहास संबंध, परिहार संबंध, माध्यमिक संबोधन, मातुलेय, पितृस्वश्रेय, सहकष्ठी आदि। तो इनको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो नातेदारी के संबंधों, नातेदारी की रीतियों में परिहास जो संबंध है, इसके बारे में रेडक्लिफ ब्राउन ने बताया है। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि वे संबंध जिनमें रिश्तों में हंसी मजाक, हास परिहास का भाव होता है, जैसे देवर भाभी के संबंध हो गए, जीजा साली के संबंध हो गए, ये सारे आपके परिहास संबंध के उदाहरण हैं। तो ये ध्यान रखिए कि परिहास और परिहार में थोड़ा सा अंतर है, और परिहास के बारे में आपके रेडक्लिफ ब्राउन बताते हैं, जबकि परिहार के बारे में आपके टायलर बताते हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। तो इसमें देवर भाभी के संबंध, जीजा साली के संबंध आदि संबंध शामिल किए गए। बैरियर एल्विन ने बैगा जनजाति में दादा पोता के बीच हास परिहास को बताया है। एस.सी. राय ने उराव जनजाति में दादा और पोती के बीच परिहास संबंध का अध्ययन किया, मतलब इन लोगों में हंसी मजाक के संबंध पाए जाते हैं। उसके बाद चर्चा करेंगे परिहार संबंध के बारे में। तो परिहार जो संबंध होते हैं, इसके संबंध में टायलर ने बताया है। देखिए, परिहास में हंसी मजाक होती है और परिहार में दूरी बढ़ती जाती है। तो जिन संबंधों में दूरी बनाए रखी जाती है उन्हें परिहार कहते हैं। जैसे टायलर ने मेलेनेशिया के मातृवंशी समाजों में सास और दामाद के मध्य परिहार संबंध बताया है। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जैसे बहू और ससुर के मध्य भी परिहार का संबंध होता है, इसी प्रकार से घर परिवार में ऐसे कई रिश्तेदार हैं जिनसे दूरी बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे अपने पति के बड़े भाई से भी परिहार का संबंध होता है। तो इसके कई उदाहरण हैं, इसके बारे में आपके टायलर ने बताया है। अब तीसरा जो है वो है माध्यमिक संबोधन। तो माध्यमिक संबोधन भी टायलर ने ही बताया है। कभी कभी इनके पूछ लेता है कि माध्यमिक संबोधन के बारे में किसने बताया है, परिहार की अवधारणा किसने दी है, परिहास के संबंध में कौन चर्चा करता है। तो अब इसलिए आपको इसके थिंकर्स को भी जानना है। तो माध्यमिक संबोधन में टायलर ने ये बताया कि जब किसी संबंधी को पुकारने के लिए अन्य व्यक्ति को माध्यम बनाया जाए। देखिए, अपने उत्तर भारत में ये चीज़ बहुत देखने को मिलती है कि पत्नी अपने पति का नाम लेती है तो अपने बच्चों के नाम से उनको पुकारती है, जैसे गुड्डू के पापा, पप्पू के पापा। और पति अगर अपनी पत्नी को बुलाता है तो वह बच्चों के नाम से ही बुलाता है। तो इस प्रकार से हिंदू और खासी जनजाति में माध्यमिक संबोधन की जो प्रथा है वो देखने को मिलती है। फिर उसके बाद है आपका मातुलेय। तो मातुलेय यह प्रथा मात्र सत्तात्मक परिवारों में पाई जाती है, जहाँ मामा भांजे भांजियों के जीवन में प्रमुख स्थान रखता है। सभी पुरुष संबंधियों में मामा को महत्वपूर्ण माना जाता है, मतलब जो कार्य पिता का होता है वो कार्य मामा पूरा करता है, मतलब मामा ही सारी जिम्मेदारियों को निभाता है। मात्र सत्तात्मक परिवारों में मामा ही भांजे भांजियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फिर उसके बाद है आपका पितृस्व श्रेय। पितृसत्तात्मक जो परिवार होते हैं, जैसे मातृ सत्तात्मक परिवारों में मामा भूमिका निभाता है, उसी तरीके से पितृसत्तात्मक परिवारों में बुआ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसी को पितृस्व श्रेय कहते हैं। इसका विशेष महत्व होता है, यहाँ तक कि अपने भाई के बच्चों के लिए बुआ ही वर ढूंढती है। तो ये सारी चीज़ें जो है पाई जाती है। डॉक्टर रिवर्स ने बैक्स द्वीप में इस प्रथा का प्रचलन पाया जाता है। तो इसको ध्यान रखिए, कभी कभी पूछ लेता है किस जगह ये प्रथा पाई जाती है। उसके बाद है सहकष्टी प्रथा भी बताई है। इसे कुवैड के नाम से जाना जाता है और इसके बारे में भी टायलर ने ही बताया है। तो पत्नी द्वारा, जब पत्नी गर्भावस्था में होती है प्रसव काल के दौरान,
मतलब गर्भ होने के बाद जब वो प्रसव काल के दौरान होती है तो उसको जो पीड़ा होती है वही पीड़ा अनुभव करता है उसका पति, मतलब नाटक करके वही पीड़ा अनुभव करता है। तो इसको आप सहकष्टी प्रथा के नाम से जानते हैं। तो टोडा जनजाति में, खासी में यह प्रथा प्रचलित है। दुबे ने इसे पितृत्व निर्धारण का आधार माना है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने नातेदारी चैप्टर के संबंध में चर्चा करी। कोशिश तो मेरी यही है कि मैं सारा कुछ कवर करने का प्रयास किया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लग रही है तो इसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।